आरजेएस पीबीएच के वैश्विक परिचर्चा में आज नेपाल भारत संबंध पर जुड़े सभी प्रतिभागियों का मैं राजीव गौतम स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज भारत नेपाल मैत्री संबंध के क्रम में जो परिचर्चा हो रही है वैश्विक स्तर पर, यह एक मील का पत्थर साबित हो, इसकी मैं कामना करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो नेपाल के नामचीन सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षाविद बृजमोहन तिवारी, आदरणीय बृजमोहन तिवारी जी हमारे साथ हैं। नेपाल के प्रसिद्ध लेखक प्रोफेसर प्रमोद पांडे हेरम्ब जी हमारे साथ हैं। मैं दोनों सज्जनों का, दोनों महानुभावों का आरबीएच की ओर से स्वागत करता हूं और नेपाल के प्रसिद्ध इतिहासकार पांडे जी का भी अभिनंदन करता हूं। भारत नेपाल संबंध एक बहुत पुराना थॉट है। यह ऐसी धारा है जिसका इतिहास आधुनिक नहीं है, प्राचीन है। जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो भारत नेपाल एक दूसरे के बिना अधूरा हो जाता है। जब संस्कृति की बात करते हैं तो भारत नेपाल एक दूसरे के बिना अधूरा हो जाता है। तो हम अपने आराध्य, अपने संस्कृति पुरुष श्री राम से ही लेते हैं, तो राम जानकी का जो संबंध है वह भारत नेपाल के संबंध जैसा है। माँ जानकी नेपाल के जनकपुर की और भगवान राम भारत के अयोध्या के। और फिर उत्तरार्ध में आते हैं तो भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में लुम्बिनी में होता है और उन ज्ञान प्राप्त बोध गया भारत में होता है। गंगा का अवतरण नेपाल में होता है और गंगा समंदर में जहां मिलती हैं वह इंडिया का क्षेत्र है। तो जल की बात हो, हवा की बात हो, संस्कृति की बात हो, पर्यावरण का बात हो, प्रकृति का बात हो, भारत नेपाल एक सिक्के के दो पहलू हैं। यह हमारा संबंध जो है एक दूसरे के बिना अधूरा है। साहित्य जगत में भी नेपाल के आदि कवि, जिनकी कल जयंती हुई, महानुभक्त जी की, उनका बचपन बीता काशी में, बनारस में, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई बनारस में और उन्होंने रामायण की रचना नेपाली में की है। तो हर दृष्टिकोण से, हर पहलू से, जहां से भी हम भारत नेपाल संबंध को छूते हैं तो देखते हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरा है और दोनों के मिलने से ही पूर्णता आती है। इस संबंध में सर्वप्रथम हम नेपाल के सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक श्री बृजमोहन तिवारी जी से आग्रह करेंगे जो भारत नेपाल संबंध पर प्रकाश डालें। बृजमोहन तिवारी जी। धन्यवाद गौतम जी। सर्वप्रथम
इस कार्यक्रम में जुड़े सभी सदस्यों को मेरे तरफ से प्रणाम है, नमस्कार है। मैं ब्रिजमोहन तिवारी, नेपाल से, मध्य प्रदेश से। नेपाल भारत संबंध के बारे में आपने बड़े गहराई से चर्चा की। वास्तव में हम जहाँ के वासी हैं, जिस प्रदेश के वासी हैं, उस प्रदेश में माँ जानकी का प्रादुर्भाव हुआ है जनकपुर में। उसी मध्य प्रदेश में मैं रहता हूँ। सर्वप्रथम माँ जानकी को नमन करते हुए और भगवान राम से उनके नाते संबंध बना, इसलिए सर्वप्रथम भारत और नेपाल में एकदम एक गहरा संबंध कायम हुआ। आपने भी बताया, वास्तव में ये तो नेपाल भारत का बहुत गहरा संबंध रहा है। इस चलते दूसरे हम लोगों का जो कल्चर है, रहन सहन है, वेशभूषा है, संस्कार है, भारत और नेपाल में एकदम मिलता जुलता है। हम लोग कहते हैं कि रोटी बेटी का संबंध है। यहाँ का संबंध भारत में है और भारत का संबंध नेपाल में है। इस हिसाब से हम लोग भी जुड़े हैं। इसे धार्मिक हिसाब से देखा जाए तो भगवान राम और जानकी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, इसलिए हम लोग एकदम धार्मिक हिसाब से भी बहुत नज़दीक हैं। और ऐसे भी कहा जाता है कि हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक नेपाल में हिमालय सर्वोच्च शिखर है और कन्याकुमारी भारत में है। इससे भी हम लोग बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नदी है, हिमालय से निकलती है और समुद्र तक पहुंचती है, इसलिए धार्मिक हिसाब से, सांस्कृतिक हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से भी हम लोग बहुत नज़दीक जुड़े हुए हैं। एक तो और देखा जाए, 4 धाम जो अभी भारत में है, तो अगर हम केदारनाथ का दर्शन करते हैं, जी जी, वहां से आकर अगर हम पशुपति का दर्शन नहीं करते हैं तो दर्शन अधूरा रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहा जाता है कि भारत में जो केदारनाथ जी हैं, उस शरीर हैं, धड़ हैं, तो सिर पशुपतिनाथ है। इसलिए एक दूसरे को परिपूरक हम लोग हैं। जी इसलिए जी, धार्मिक हिसाब से, वैचारिक हिसाब से और सामाजिक हिसाब से भारत और नेपाल एकदम अपने आप में बहुत नज़दीक संबंध रखता है। इसलिए बहुत आप लोगों ने जो ये कार्यक्रम लेकर के आए हैं, ये बहुत सराहनीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हम लोग निरंतरता इसको दें और जैसे पूर्व काल से ही हम लोग जो धार्मिक हिसाब से जुड़े हुए हैं, हम लोग ऐसे अपने बाड़ी व्यवहार, रहन सहन से भी जुड़े रहे, ऐसा मेरा विचार है। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर विश्लेषण भारत नेपाल संबंध पर शिक्षाविद ब्रिजमोहन तिवारी जी का रहा। आरजेएस टीबीएच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही सकारात्मक विवेचन इन्होंने किया है। अब मैं आग्रह करूंगा प्रमोद पांडे हेरम्ब जी से, जिन्होंने गीता पर भोजपुरी में गीता का भाष्य किया है। शिक्षाविद हैं और कई पुस्तकों का इन्होंने लेखन किया है, साहित्यकार हैं। अब हम चाहेंगे तो भारत नेपाल संबंध, एक सकारात्मक दृष्टिकोण इसका क्या हो सकता है, उस पर अपना विचार व्यक्त करें। स्वागत है प्रमोद जी। नमस्कार सब विद्वत वर्ग लोगों को। मैं प्रमोद पांडे हेरम्ब
नेपाल के वीरगंज से आपके साथ जुड़ा हूं और जहां तक भारत और नेपाल का सांस्कृतिक संबंध है, व्यवहारिक संबंध है, राजनीतिक संबंध है, हर संबंध एक दूसरे से जुटा हुआ है। पराकाल से आज तक अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही और मैं उससे 100% सहमत हूं। जैसे भगवान श्री राम की बारात आई थी अयोध्या से माता जानकी के यहाँ, जिस क्षेत्र में हम लोग हैं, मेरे पूर्व वक्ता आदरणीय श्री बृजमोहन तिवारी जी ने कहा माँ जानकी के क्षेत्र में ही हम लोग अवस्थित हैं और वहां से अयोध्या से राम की बारात आई थी, आती है भी। एक चीज इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं, आज भी वहां से बाराती आते हैं, साधु लोग एक जी प्रतीकात्मक बारात लेके आते हैं और यहाँ उनका भव्य स्वागत किया जाता है। ये है सांस्कृतिक संबंध जो आज भी निरंतर चलता है। आज यहाँ से जैसे नदियों की बात आई, नदियां हिमालय से निकलती हैं, यहाँ से जाकर भारत में समुद्र में मिल जाती हैं, न केवल नेपाल को बल्कि भारत को भी सिंचित करते हुए चली जाती है। कब जलचर किस एरिया से किस एरिया में घुस जाएंगे, उनके लिए देश की कोई सीमा नहीं होती है। वे तो सही स्वच्छंद सही। हैं, स्वतंत्र होते हैं, जहां विचार किया वहां भ्रमण करते हैं। अब इससे ज्यादा क्या संबंध होगा। नभचर वैसे ही आकाश मार्ग से कब सीमा पार कर जाते हैं और कब आ जाते हैं। रात भर अपने घोंसले में रहते हैं नेपाल में, कुछ खाने के लिए चले जाते हैं इंडिया में, इंडिया में रहने वाले कुछ खाने के लिए आ जाते हैं नेपाल में। ये केवल नभचरों का ही नहीं, हम द्विपादों का भी यही है। नेपाल के लोग भारत में जाके बिना वीजा, बिना किसी पासपोर्ट के श्रम करते हैं, पैसे कमाते हैं। वहां के लोग यहाँ आके श्रम करते हैं, पैसे कमाते हैं। यह अन्योन्याश्रय संबंध जो है भारत नेपाल के संबंध को अति अति सुंदर रूप में चित्रित करता है। यह रही बात सकारात्मक पहलू, सकारात्मक सकारात्मक, पहलू। जी। अब भगवान बुद्ध की बात आई थी। भगवान बुद्ध ने कपिलवस्तु में जन्म लिया और उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया भारत में, भारत के बोधि वृक्ष के पास गया में, कुशीनगर में उन्होंने अपना उपदेश दिया। उस जगह पर भी हम आकर के सांस्कृतिक रूप से ये माने श्री राम के काल में यदि हम हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से बात करें तो मिलते हैं पराकाल में, मध्यकाल में आकर हम बौद्ध हिसाब से भी एक दूसरे से जुटे हुए हैं। और आज दोनों जगह इसके प्रशंसक हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, एक दूसरे का स्वागत करते हैं और कोई भेदभाव नहीं होता है। अब इस हिसाब से हम चलें, यहाँ की बात से थोड़ा और पहले चलें तो महाराजाधिराज यहाँ के जो हैं, उन महाराजाधिराज के गुरु गोरखपुर के गोरखनाथ जी थे। गोरखपुर मंदिर के नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ जी ही राज परिवार के गुरु। सुंदर जानकारी। और उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं नेपाल का राजा हूं और वो भारत गोरखपुर के हमारे गुरुजी हैं, ऐसा सोच कभी आया ही नहीं। बराबर महाराज खिचड़ी के लिए जाते थे गोरखनाथ के दरबार में। भाषिक रूप से भी राज परिवार में भी हिंदी लिखने का प्रचलन हुआ, जिसकी शुरुआत पृथ्वी नारायण शाह ने स्वयं किया था। उस समय भाषा संबंधी भी कोई विवाद नहीं रहा था कि ऐसा हम करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अब इसी हिसाब से हम लोग अगर आगे बढ़ते हुए जाएं तो हम क्या देखते हैं कि प्रमोद जी हस्तक्षेप करेंगे, जो कौन कौन सी बोलियां और भाषाएं दोनों देशों में समान रूप से व्यवस्थित है, बोली जाती है, पुस्तकें लिखी जाती हैं, इस पर जरा प्रकाश डालिए। जी, नेपाल को यदि हम दो क्षेत्रों में बांट दें, जैसे ऐसे मधेश तो एक सीमित 8 जिले का प्रदेश बना है, लेकिन
मांग लोग रखे हैं कि 22 जिला ही मधेश है, तो इस मधेश क्षेत्र में रहने वाले लोग जो जुड़े हैं भारत से, उनमें अवधी वाले हैं, भोजपुरी वाले हैं, मैथिली वाले हैं, और यहाँ पर मगही भाषा भी बोली जाती है। बड़ी सुंदरता है कि कहीं से मगही से वो भौगोलिक सीमा नहीं जुटने के बाद भी मगही भाषा को यहाँ पर बोलने वाले लोग हैं। अब रही बात नेपाली भाषा, तो नेपाली भाषा भी दोनों देशों के लिए है। आज भी सिक्किम, दार्जिलिंग में नेपाली भाषा ही बोली जाती है, जो पहाड़ में नेपाली भाषा प्रचलन में है। उत्तराखंड के लोग भले ही नेपाली भाषा का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन आज भी आंशिक रूप से उत्तराखंड में नेपाली भाषा का लोग प्रयोग करते हैं। क्योंकि उस जमाने में आज टाइटल भी हम लोग देखें तो नेपाल और भारत के लोगों का एक टाइटल भी मिल जाता है कहीं ना कहीं, चाहे जिस रूप में हो। अर्थात मेरे कहने का मतलब भौगोलिक दृष्टिकोण से नेपाल से 90% नेपाल की जनसंख्या उत्तर भारत के जनसंख्या के 90% से सीधा जुड़ाव है। बहुत ये सुंदर, कोई अतिशयोक्ति नहीं इस बात को कहने में। इस तरह से साहित्य के हिसाब से आज हम भोजपुरी साहित्य से जुड़े हुए हैं। हमारी किताबें लिखी जाती हैं तो उस पर भारत के विद्वानों का रिकमेंडेशन होता है। डॉक्टर कनक किशोर जी, ब्रजभूषण मिश्रा जी, और भी भोजपुरी में लिखने वाले पैनाली दिलीप जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे पर, हमारे यहाँ से राम प्रसाद शाह जी हैं, हमारे यहाँ से गिरी जी हैं, हमारे यहाँ से गोपाल अस्क जी हैं, गोपाल ठाकुर जी हैं, उधर जस्ट हम लोगों के बगल में रक्सौल से हिमकर जी हैं। हम लोग जब लिखते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग दो देशों में रह रहे हैं। साहित्य भी जोड़ता है भारत नेपाल को। साहित्य भी भारत और नेपाल को बहुत नजदीक से जोड़ रहा है, और इस जुड़ाव में मेरा विश्वास है कि साहित्य, जैसे भोजपुरी साहित्य अभी समृद्धि की तरफ जो बढ़ रहा है, उस हिसाब से वह और भी जोड़ने का प्रयास करेगा। और कहीं कोई दोनों जगह, जैसे हमारे यहाँ से भोजपुरिया माटी एक पत्रिका निकलती है भोजपुरी भाषा की, जिसके संपादक राम प्रसाद शाह जी हैं, उसमें आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें के लेख 50% नेपाली लेखक लोगों के हैं, साहित्यकार लोगों के हैं, और 50% भारतीय साहित्यकार लोगों के हैं। बहुत सुंदर। इस हिसाब से हम साहित्य के हिसाब से भी जोड़ते हैं। हमारे यहाँ होली ठीक उसी तरह से मनाई जाती है जैसे भारत में मनाई जाती है। हमारे यहाँ दिवाली ठीक उसी तरह से मनाई जाती है जैसे भारत में मनाई जाती है। हम सारे पर्व त्योहार उसी हिसाब से मनाते हैं जैसा कि वहां मनाया जाता है। अब रही बात कि भारत में भी पर्व त्योहार मनाने में कुछ दूर जाने के बाद हल्का परिवर्तन हो जाता है, वह आम बात है। तो भारत से भारत में भी थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, नेपाल की बात कौन करे। मगर बाकी मौलिक भाव जो होता है, पूजन विधि जो है, संकल्प पढ़ाने का विधि है। आज देखिए कि आज भी हमारे यहाँ संकल्प लोग पढ़ाते हैं, वहां कोई सीमा की बाउंड्री नहीं होती है, सीधे पढ़ाते हैं। आर्यावर्तिक देशे, नेपाल देशे कहते हैं लेकिन आर्यावर्त के ही अंतर्गत कहें, जम्बू द्वीपे भारत खंडे भरत, जम्बू द्वीपे भरत खंडे। तो ये जम्बू द्वीप भरत खंड तो साफ जोड़ देता है सांस्कृतिक रूप से भारत और नेपाल को। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विवेचन। मन के भाव को अगर शंका के दृष्टि से देखना छोड़ दें, और भारत के तरफ से भी हम बड़े भाई हैं, हेपहा प्रवृत्ति अगर छोड़ दिया जाए, मैं तो ये नकारात्मक थोड़ा बोल गया, इसके लिए माफी चाहता हूं, मगर ये मेरा सुझाव रहा केवल कि अगर इस पर ध्यान हो तो शायद भारत नेपाल का संबंध ऐसा है जो पति पत्नी का संबंध कहें, भाई भाई का संबंध कहें, परिवार परिवार का संबंध कहें, जो कुछ देर के लिए तो थोड़ी देर के लिए मुंह फुला के नहीं बोलते हैं, मगर बोलने के लिए बेचैन होते हैं कि कब ऐसा टाइम आएगा कि वो उधर से बोले या मैं इधर से बोलूं और मेलजोल हो जाए। यह संबंध है, जिस संबंध को हम लोग निश्चित रूप से अगर विद्वान लोग चाहें तो इसको और भी ऊंचाई पे ले जा सकते हैं।
और इसको बहुत आगे हम बढ़ा सकते हैं। और आशा करता हूं कि हम लोग सब मिलकर बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद पांडे जी, आपने कहा जो भारत नेपाल में भावना हम नहीं तुम वाली होनी चाहिए, तुम नहीं हम और हम नहीं तुम। जी। तो अब ऐतिहासिक पुस्तक सिमरौनगढ़ के इतिहास, नेपाल के जिन नामचीन इतिहासकार ने लिखा है, हम माननीय विजय किशोर पांडे जी का इस पटल पर स्वागत करते हैं और RBH DBH दिल्ली की ओर से उनका अभिनंदन करते हैं और आग्रह करते हैं विजय किशोर पांडे जी भारत नेपाल संबंध के सकारात्मक दृष्टिकोण पर अपना विचार व्यक्त करेंगे, हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। स्वागत। मैं विजय किशोर पांडे, नेपाल मध्य प्रदेश वीरगंज के बगल में एक फेंटा गांव है, वहां से इस कार्यक्रम के संचालक महोदय जी और पूरी इस टीम में जुड़े हुए सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम है। यह नेपाल भारत सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराना है, यह सदियों से है। इसमें जैसे कि स्कंद पुराण में नेपाल को पहले हिमवत खंड कहा गया था, उस समय से जुड़ा हुआ है। जिस समय ऋषियों ने नेपाल के ये जो हिमवत खंड है वहां पर तपस्या करते थे। हमारे पूर्व वक्ता प्रमोद पांडे जी, ब्रिजमोहन तिवारी जी, राम और सीता की वो लोग चर्चा किए। वो तो अगाढ़ प्रेम है ये दोनों देशों की। यहाँ की हवा, पानी, माटी, रहन सहन, खान पान सब एक से एक दूसरे से मिलता जुलता है। ऐसे हमारे पांडे जी बोले थे, संकल्प पढ़ाने के भी समय में ऐसा हम लोग करते हैं, वो भी बहुत पुराना है। इसके अलावा पशुपतिनाथ में हमारे भारत के जितने भी साधुगण आते हैं उन सबको वहां पशुपतिनाथ के मंदिर में स्वागत किया जाता है विशेष आदर के साथ। इतना ही नहीं, यह 52 जो शक्ति पीठ है, माँ पार्वती का जो खंड खंड किया गया था 52 शक्ति पीठ, उस 52 शक्ति पीठ में एक काठमांडू का गुहेश्वरी भी है। वह जो गुह्य स्थान है वहां यहाँ पर नेपाल के काठमांडू में गिरा था तो वह गुहेश्वरी बना। यह भी शक्ति पीठ में से एक नेपाल में है। इसे भी साबित करता है कि नेपाल का और भारत का संबंध प्रगाढ़ संबंध है। इतना ही नहीं, हमारे इधर मध्य प्रदेश में हम लोग जो 8 जिला है, इससे पहले भी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ डॉक्टर गिरियसन ने उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है, भारत के 22 जिले में भोजपुरी भाषा बोली जाती है, जिसमें तिरुवा तक, कपिलवस्तु और यहाँ नेपाल के अमलेखगंज तक बोली जाती है। उसके बाद में इतिहास की बात हम लोग करते हैं। राजा महाराजाओं लोग ने नेपाल से और भारत से भ्रमण किया करते थे। प्रत्येक समय समय में नेपाल को भारत से सहयोग मिला है। राजनीतिक हिसाब में नेपाल में जब प्रजातंत्र लाने का बात चल रहा था, उस वक्त राजशाही पर संकट पड़ा तो भारत दिल्ली दरबार में गए, वहां से उनको सहयोग मिला तो नेपाल में पहला प्रजातंत्र आया। इतना ही नहीं कि नेपाल से 14 दिसंबर 1955 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्यता बना था, तो उसका विटनेस जवाहरलाल नेहरू किए थे। आज यह भी प्रमाण है। ऐसे ही हमारे धर्म संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। हम लोग जो हिंदू धर्म जो मानते हैं, जिस वेद को मानते हैं, जिस पुराण को हम लोग मानते हैं,
वह सब का निर्माण हमारे खास करके भारत के महिषियों ने किए, जिसको हम लोग यह अभी इसको फॉलो करते हैं। अभी अभी हमारे प्रमोद पांडे सर फिल्म का क्या योगदान है, जी? हिंदी फिल्म का क्या योगदान है भारत नेपाल के संबंध में, इस पर भी हम चाहेंगे आप प्रकाश डालें, चाहे हिंदी फिल्म हो, भोजपुरी फिल्म हो। हिंदी फिल्म तो पहले नेपाल में नहीं बनता था। जब से हिंदी फिल्म की शुरुआत हुई है, तब से हमारे नेपाल के लोग हिंदी फिल्म देखते थे, और पहले देखते थे, अभी देख भी रहे हैं, और आगे भी ये लोग देखेंगे। यह हिंदी फिल्म का प्रचार है हमारे नेपाल में सब पहले से ही आ रहा है, उसमें कहीं किसी भी प्रकार का कमी नहीं है। यहाँ के नेपाल और भारत के जो कलाकार हैं, एक साथ मिल करके फिल्म बनाते भी हैं, खेलती भी हैं। जैसे कि सबसे पहले डैनी थे नेपाल के, जो कि भारत के हिंदी फिल्म में काम किए थे। उदित नारायण झा है जो गायक है, वो भी हमारे नेपाल के हैं। और भोजपुरी फिल्म जो है, भोजपुरी में फिल्म में एक तो हमारे नेपाल के नाम तो उतना हमने, कोई उप्रेती जी हैं, वह भी भोजपुरी फिल्म नेपाल में और नेपाल के और ये भारत के लोगों कलाकार के साथ मिल करके वे लोग फिल्म, भोजपुरी फिल्म बना करके वो लोग अपना एक साथ ही लोग एक में कंधा मिला करके हम लोग बहुत चलते हैं फिल्म से लेकर। हेलो। मतलब निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच रहे हैं, तो जी भारत नेपाल का संबंध सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से हम लोग प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं, और यह क्रम चलता ही रहेगा। और विकास के दृष्टिकोण से भारत नेपाल संबंध का क्या सकारात्मक परिदृश्य है? भारत नेपाल के विकास के लिए नेपाल में सबसे पहले भारत के सहयोग से त्रिभुवन राजपथ का निर्माण हुआ, जो कि यह रक्सौल से वीरगंज से होकर के आपको काठमांडू तक त्रिभुवन राजपथ का निर्माण हुआ। आज भी नेपाल के विकास के क्षेत्र में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात और प्रत्येक क्षेत्र में यहाँ विकास हो रहा है भारत के सहयोग से। नेपाल भारत सहयोग में यहाँ नेपाल टेलीफोन का स्थापना हुआ है। नेपाल में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नेपाल के जगह जगह में भारतीय राजदूतावास के मार्फत विद्यालय भवन भी बना हुआ है। एम्बुलेंस, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्बुलेंस प्रदान किया गया है। जब जब हमारे नेपाल में कोई आपदा आती है, तब तब भारत से हमको सब लोगों को सकारात्मक सोच सहयोग मिलता है। हम चाहेंगे 2-2 मिनट हमारे दोनों प्रतिभागी प्रमोद पांडे जी और ब्रजमोहन तिवारी जी भी बोले, जो विकास, चूंकि डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो किसी दो देश के रिलेशन को मजबूत करता है, आगे बढ़ाता है। तो ब्रजमोहन तिवारी जी बताएं इसमें 2-2 मिनट। धन्यवाद। विकास के क्रम में देखा जाए तो वास्तव में जहाँ पर शिक्षा है, जहाँ शिक्षा का विकास है, जहाँ शिक्षा में लगानी हो, उस जगह का, उस देश का विकास सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। वास्तव में नेपाल के शिक्षा क्षेत्र में भारत ने बहुत लगानी किया है। इसे यहाँ पर विद्यालय में देखा जाता है, भवन का जहाँ अभाव है वहाँ पर भवन बना हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र में देखा जाए तो जहाँ पर तो एम्बुलेंस नहीं है, एम्बुलेंस देखा जा रहा है नेपाल भारत संबंध ऊपर के विभिन्न क्षेत्र में भारत के सहयोग रहा है। अभी इस संबंध में विशेष बात रखते हुए फिर मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। जी नेपाल जी। भारत संबंध में जो हम लोग चर्चा किए, वास्तव में सामाजिक हिसाब से तो ये है, धार्मिक हिसाब से देखा जाए तो काशी विश्वनाथ से, बनारस से आपको हाँ।
ऋषिकेश पंचांग निकलता है, विभिन्न किस्म का पंचांग निकलता है। और उस पंचांग जो है ऋषिकेश पंचांग हम लोग देखते हैं, अध्ययन करते हैं। अगर उसमें लिखा रहता है कि फलाने डेट में सूर्य ग्रहण इतना बजे लग रहा है, तो भारत में भी दिख रहा है, नेपाल में भी दिख रहा है। वहां पंचांग में दिखा रहा है कि इतना डेट में चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो नेपाल में दिखता है और भारत में भी दिखता है। इससे आप देखें तो कोई त्योहार हो, होली हो, कोई पर्व हो, विवाह हो, पाणी ग्रहण संस्कार हो, गृह प्रवेश हो, जिस हिसाब से ऋषिकेश पंचांग में उल्लेख रहता है, उस हिसाब से हम लोग नेपाल में भी और भारत में एक रूपता हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए ये साबित करता है कि नेपाल भारत का जो मित्रवत जो संबंध है, धार्मिक संबंध है और सामाजिक संबंध है, विगत में भी रहा है, अभी भी है और दिगो दिगांतर बाद में भी ये रहने वाला है। इसलिए भारत और नेपाल का संबंध अटूट संबंध है। इसलिए ये आप लोगों के कार्यक्रम से जो ये आगे बढ़ रहा है, इसको और विस्तार हो और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। इतना शुभकामना देते हुए हम दूसरे मित्र को अवसर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय प्रमोद पांडे जी से आग्रह है, विकास के दृष्टिकोण से भारत नेपाल संबंध। जी, मेरे दोनों अग्रज, सम्माननीय आदरणीय व्यक्तित्व, शिक्षाविद लोगों ने बहुत बढ़िया बात पहले ही बता दी है कि यहाँ पर जैसे तिवारी जी ने कहा, एम्बुलेंस देना, स्वास्थ्य के लिए विद्यालय बनवाना, ये विकास होना। ऐसे ही हमारे पांडे जी ने कहा कि त्रिभुवन पथ, राजपथ बनवा देना, अन्य कई सड़कों का भी निर्माण करना, ये तो है ही। इसके साथ ही वर्तमान की मैं एक चर्चा कर दूं। वर्तमान में रक्सौल टू काठमांडू रेलवे लाइन का कोंकण रेलवे के द्वारा सर्वेक्षण हुआ है। उसमें भारत सरकार ने अपने पैसे से वो सर्वेक्षण करवाया है और उसमें 4 अरब नेपाली रुपया अर्थात 2.5 अरब रुपया, भारतीय रुपया, उसका अनुमान किया गया है। अब वर्तमान में इस बात पर चर्चा हो रही है कि इस पैसे को कौन लगाएगा, क्योंकि बैठ के उन लोगों को डिसीजन करना है। भारत ने कहा उसे भी लगाना है, अब अनुदान में है, ऋण में है, क्या है, तो हम आग्रह करेंगे कि अनुदान में यदि आए तो सबसे अच्छा है कि ये संबंध को और भी उच्च स्तर पर लेके जाएगा। और शायद बात यही है कि यह अनुदान से ही बनने का ज्यादा चांसेस है। और भी जोगबनी विराटनगर रेलवे अनुदान से भारत ने बनवाया, बीरगंज रक्सौल रेलवे अनुदान से भारत ने बनवाया। ऐसे और कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर भारत सरकार ध्यान दे रही है और आशा करता हूं कि देती रहेगी और संबंध जो है वह पूर्ण रूप से समय अब समाप्त होने को है। तो लबो लुआब आज के वैश्विक परिचर्चा की यही रही, जो भारत नेपाल का जो संबंध है वह पूरे दुनिया के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि है। पूरे विश्व को भी संतुलित करती है, विश्व की राजनीतिक व्यवस्था, विश्व की भौगोलिक व्यवस्था को भी संतुलित करती है भारत नेपाल संबंध। क्योंकि हिमालय का यह क्षेत्र है और नेपाल के एक तरफ भारत, दूसरे तरफ चीन, तो इस दृष्टि से भी नेपाल का महत्व बढ़ जाता है। और नेपाल जो है एक संबंध सेतु का काम करता है, संबंध सेतु का काम करता है नेपाल। और एक सकारात्मक उपलब्धि है, सकारात्मक उपलब्धि है पूरे दुनिया के लिए भारत नेपाल का सकारात्मक संबंध। और फिर हम लोग आगे भी मिलेंगे, इस परिचर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। भारत नेपाल के सकारात्मक संबंध को एक शुभकामना
संदेश आप लोगों ने दिया है और इस चैप्टर को, यह चैप्टर आगे बढ़ता रहे। हम लोग फिर बैठें और हम लोग चाहेंगे जो एक सेमिनार तो 6 अगस्त को बहुत बड़ा सेमिनार है, उसमें भी भाग ले सकते हैं दिल्ली में। और नेपाल में भी इस भारत नेपाल संबंध पर भी हम लोगों का जुटान हो, दोनों देशों के नागरिकों का, बुद्धिजीवियों का। धन्यवाद। जय नेपाल, जय भारत।